नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत साथियों मैं आज आपको ईओ आरओ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूं। एक्चुअली मैं ईओ आरओ के बारे में आपको पूरा ही बता देता हूं। इसमें एक भाग जो है वो राजस्थान जीके का है, लेकिन जो महत्वपूर्ण भाग है वो संविधान और नगर पालिका अधिनियम 2009 है। इसमें सबसे टिपिकल पोर्शन जो माना जाता है वो नगर पालिका अधिनियम 2009 का माना जाता है कि बच्चे इसी को लेकर बड़े विवादित रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। तो साथियों हमने पहले भी 2013 में हमने टेस्ट श्रृंखला इसकी ईओआरओ की शुरू की थी। तब हमने पूरे बैच ऑफलाइन लिए थे और तभी से हमारे 80% हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट भी ईओआरओ में गया था। अब भी मैं दावा ये कर सकता हूं कि ईओआरओ में जो क्वेश्चन आएंगे लगभग 80% जो मैं बताऊंगा आपके वहीं से घूमेंगे। अब राजस्थान जी के अपना सेल्फ स्टडी करें या कैसे भी पढ़ लें, उसके अलावा जो भी भारतीय संविधान है या आपका नगर पालिका अधिनियम है, उसकी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और इसमें जो हमारा कोर्स भी है हमारी ऐप में, एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन में जो आपको दिखाई दे रही है ऐप, ये डाउनलोड कर ले। इसमें देखेंगे कि संविधान के तो पूरे क्वेश्चन हैं, फिर हम नगर पालिका अधिनियम की भी वीडियो रिकॉर्डेड डाल रहे हैं। इसके बाद पूरी टेस्ट श्रृंखला होगी और टेस्ट के बाद फिर हम इसके लास्ट में लाइव क्लास भी लेंगे। लेकिन साथियों मैं अपने हिसाब से चलता हूं, आपके अनुसार नहीं। आप कहेंगे सर अभी रिकॉर्ड कर दो, अभी डाल दो। मैं सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे सने सने काम करता हूं, वो मेरे अनुसार। लेकिन एग्जाम तिथि से पहले पहले आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। तो आइए साथियों क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का पहला टेस्ट आज करते हैं। पहले अध्याय का है, प्रारंभिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो सिंपल है, आपको दिख रहा है ए ऑप्शन में नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर परिषद सभापति, नगर निगम मेयर, नगरीय क्षेत्र समिति आयुक्त। तो इसमें अध्यक्ष दिख रहा है कि वास्तव में ये सही है, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। तो नगरीय क्षेत्र समिति में आयुक्त नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो पहले का आंसर क्या है? डी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। ऑप्शन क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान में शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रथम कानून था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1949, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1951, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1964। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन में से आपको श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना है। तो साथियों चुनाव कीजिए। इसमें सही विकल्प कुछ मैं बताता हूं आपको, तो आप भी चुन सकते हैं। सही विकल्प है बी। तो इसका जो विकल्प आंसर है बी है। तो सही विकल्प ये है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं सरल सरल क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर टिपिकल भी चलेंगे, लेकिन पहले सरल सरल हल करने की कोशिश करो। अब तीसरा, वर्तमान में राजस्थान राज्य में शहरी स्थानीय स्वशासन में प्रभावी है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1951, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2015। अब जल्दी से बताओ, वर्तमान में शहरी स्थानीय स्वशासन का संचालन कौन से अधिनियम के तहत राजस्थान में होता है? आप सभी जानते हैं, हेडिंग में भी लिखा है, वो 2009 वाला ही चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये आंसर है। तो आप इसको भी ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में कुल अध्याय हैं, 7 हैं, 10 हैं, 6 हैं या 17 हैं। तो आप इसमें से श्रेष्ठ विकल्प चयन करने की कोशिश कीजिए। आपको वैसे मैं बता चुका हूं वीडियो के अंदर भी, कुल 17 अध्याय हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। तो आंसर आप ये हल करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं धीरे धीरे, तो आपका आसानी से सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको लाभ ही लाभ हैं। आप ऐप डाउनलोड करके एक बार कोर्स को अवश्य देखें, क्योंकि मार्केटिंग ज़्यादा नहीं करता। अब जो भी है तो आपको बस ये यूट्यूब चैनल हमारा छोटा सा है, तो इसमें मैं बता देता हूँ। और आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो नो डाउट आपका सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके साथ 24 घंटे साथ रहूँगा। मैं कोई संस्था नहीं हूँ, स्वयं व्यक्ति हूँ, एक शिक्षक हूँ और आपके साथ हमेशा कार्य करता रहूंगा। तो आप तुरंत हमारी ऐप को
डाउनलोड करें और इस कोर्स के साथ जुड़ जाएं, तो ये नो डाउट मान के चलिएगा कि आपका कोई भी बिंदु बाकी नहीं रहेगा। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? 11 सितंबर 2009 को। लागू पूछ रहा है, इन्फोर्समेंट पूछ रहा है, तो फिर 12 सितंबर 2009 को, 15 सितंबर 2009 को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? तो इसमें से देखो भाई, 11 सितंबर 2009 को प्रकाशित हुआ था, राज्यपाल ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन प्रभावी कब हुआ था? 15 सितंबर को। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पांचवें का आंसर सी है, ये आपको पता है। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, और मुझे लगता है कि आप इस तरीके का हल करके इसको जवाब भी देंगे। अगला देखेंगे, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का प्रभाव क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा प्रभाव क्षेत्र नहीं है? ये प्रारंभिक वाले पहले अध्याय में लिखा है, बड़े शहर, मध्यम शहर, लघु शहर या सामान्य शहरी क्षेत्र। तो कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए। इसमें से कुछ बच्चे बताने लगे हैं, तो इसमें सही आंसर बैठेगा, साफ लिखा है अध्याय फर्स्ट की पहली लाइन में कि छावनी क्षेत्र में यह अधिनियम लागू नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आप आंसर डी लगा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, सह परीक्षक ऑडिटर संबंधित है। अब ये ऑडिटर की शब्दावली है, परिभाषाएं दे रखी हैं अध्याय फर्स्ट में। तो भाई सह परीक्षक की परिभाषा किस में दे रखी है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में, राजस्थान निधि सह परीक्षा अधिनियम 1954 में, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1951 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको श्रेष्ठ विकल्प चुनना है। तो आप परिभाषा वाले चैप्टर में पहले अध्याय में जाके देखेंगे तो साफ लिखा हुआ है, राजस्थान निधि सह परीक्षा अधिनियम 1954 के अनुसार सह परीक्षक अभिप्रेरित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो बी आंसर है मेरे साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। तो बजट प्राकलन, बजट एस्टिमेट की चर्चा है सेक्शन 87 में, सेक्शन 57 में, सेक्शन 97 में, सेक्शन 93 में। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 8 में आपको ध्यान रखना है कि कौन से सेक्शन या धारा में, धारा भी शब्द आ सकता है, तो आप इसमें ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वास्तव में सेक्शन 87 में इसकी चर्चा है। तो आंसर हो जाएगा ए। तो ये भी आपको याद करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो अगला ध्यान रखना है, पूर्ण दिन संबंधित है। भाई इसमें क्लियर डेज शब्द का प्रयोग है अंग्रेजी में, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर डेज का मतलब किससे है, क्लियर डेज किसको कहते हैं? अभी रोमन लिपि में लिखा आ जाए तो भी ध्यान रखना है, और ऐसे आ जाए तो भी ध्यान रखना है। अधिवेशन की कालावधि है नगर निगम के, कर्मचारियों की कालावधि से है, नोटिस की कालावधि से, उपयुक्त तीनों से है। तो आप आंसर सही चूज करने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। देखो कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, तुरंत बता देते हैं, लेकिन कुछ के लिए टाइम लगता है। मैंने आपको बताया था जो पूर्ण दिन है वो नोटिस की कालावधि से संबंधित है, जो नोटिस दिया जाता है शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उससे संबंधित है। तो साफ लिखा है नगर पालिका अधिनियम 2009 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आंसर सी है मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपने ये देखा, इसका आंसर सी है पूर्ण दिन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको स्मरण रहना चाहिए। इसको वीएमपी डाल सकते हैं और इस पर आप विशेष चर्चा भी कर सकते हैं। पूर्ण दिन किसको कहते हैं? पूर्ण दिन उसी को कहते हैं नोटिस की कालावधि को। इसमें बेसिकली नोटिस जारी करने की तिथि और साथ में जो नोटिस प्राप्ति की तिथि समय सम्मिलित नहीं होती, लेकिन रविवार या अवकाश का दिन सम्मिलित होता है। तो आगे देखते हैं साथियों, पूर्ण दिन में सम्मिलित नहीं है, रविवार सम्मिलित है, अवकाश का दिन सम्मिलित है, हड़ताल का दिन भी सम्मिलित है, नोटिस जारी करने की और प्राप्ति करने की तिथि सम्मिलित नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो नहीं है तो क्वेश्चन, तो मैंने अभी आपको आंसर बताया, तो 10 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। रविवार अवकाश का दिन तो सम्मिलित है, लेकिन इसमें नोटिस जारी करने की तिथि और नोटिस प्राप्ति की तिथि को सम्मिलित नहीं किया जाता। ये साफ रूप में लिखा हुआ है और ये भी लिखा है कि ये सम्मिलित किए जाते हैं, इसकी चर्चा नहीं है। इसलिए बेस्ट विकल्प जो आपके सामने है वो डी है, इसलिए आप डी आंसर लगाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं मानता हूं कि आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट, सौम्य स्वभाव के हैं और इसलिए क्वेश्चन करते जाएंगे। और इसमें 17 अध्याय से मैं सबके क्वेश्चन कराऊंगा और साथ में संविधान के भी अद्भुत क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा कि आप ऐसा देखेंगे कि ये पद आपके लिए वास्तव में निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। आप मेहनत करना स्टार्ट कर दो, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो साथियों, बस नए साल आ रहा है, नव वर्ष पर आप इस तरीके से तैयारी करें कि आप ईओआरओ का पद
निश्चित रूप से प्राप्त कर ले और वास्तव में और आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाए, क्योंकि ये आरएस के समकक्ष पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, सामाजिक प्रतिष्ठा का पद है। तो इसको प्राप्त करने के लिए अपना जी जान आप लगा देंगे। मुझे विश्वास है कि आप क्वालिटी देखेंगे, गुणवत्ता देखेंगे और गुणवत्ता वाला काम करेंगे। अब देखिए साथियों, कॉम्प्लेक्स वाणिज्य उपयोग के मामले में कितनी इकाइयां सम्मिलित होनी चाहिए? तो बेसिकली ए में आंसर है 25 से अधिक इकाइयां, 10 से अधिक इकाइयां, 20 से अधिक इकाइयां, 50 से अधिक इकाइयां। देखो साथियों, कॉम्प्लेक्स जो परिभाषा दे रखी है उसमें कहा गया है वाणिज्यिक मामले में 25 या 25 से अधिक इकाइयां हैं और घरेलू मामले में, आवासीय मामले में 10 या अधिक इकाइयां हैं। अब यहाँ वाणिज्यिक शब्द है उपयोग में, तो इसमें 25 से अधिक वाला ही आंसर बेस्ट आंसर है, तो इसका आंसर बनेगा ए। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, सोल्व करना है। तो इसमें हर सब परिभाषा का कहीं ना कहीं मीनिंग जो है आपको पता रहना चाहिए, ताकि ईओआरओ के रूप में जब आप पद ग्रहण करें तो ये वास्तव में अधिनियम आपके पूरे व्यवहारिक जीवन काम आएगा, इसलिए इसको स्मरण कर लेना चाहिए मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं साथियों। कॉरपोरेटर का तात्पर्य है नगर पंचायत सदस्य, भवन निर्माता, नगर परिषद सदस्य, नगर निगम सदस्य। तो आप बताइए जल्दी से, इसमें क्या आंसर होगा? कॉरपोरेटर किसको कहते हैं? भवन निर्माता को, नगर परिषद सदस्य को, नगर पंचायत को, नगर निगम सदस्य को। वास्तव में नगर निगम का सदस्य को अंग्रेजी में कॉरपोरेटर कहा जाता है, हिंदी में निगम पार्षद कहा जाता है। तो इसका आंसर बैठेगा डी। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी हम कई बार गलत कर देते हैं। तो साथियों, गलत नहीं करना है, सरल क्वेश्चन समझकर आपको अच्छे से ये हल करना है। आगे चलते हैं मेरे साथियों। पार्किंग स्थान की न्यूनता संदर्भित है गैर आवासीय भवन से संबंधित है, ग्रामीण भवन से, शहरी भवन से, बहुमंजिला भवन से। तो आपके जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय फर्स्ट में पार्किंग स्थान की न्यूनता जो शब्दावली दे रखी है उसमें साफ कहा गया है कि न्यूनता गैर आवासीय भवन के लिए अनिवार्य है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए। तो आंसर ए है। तो ये आपको ध्यान में मेरे दोस्तों रखना है और इसको सफलतापूर्वक आपको हल करना है। तो आपने 13 नंबर का जो क्वेश्चन देखा उसका आंसर ए है, गैर आवासीय भवन है। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। आगे देखते हैं मेरे साथियों। 14 नंबर, जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति संदर्भित है नगर पालिका अधिनियम 2009, प्रशासनिक अधिनियम 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20, पंचायत राज अधिनियम 1995। अब इसमें से आपके सामने विकल्प हैं। आपको नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत इसको हल करना है। उसमें साफ लिखा है नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय फर्स्ट में परिभाषाओं में कि जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 के तहत होती है। तो आंसर हो जाएगा सी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे दोस्तों, इस तरीके से ये हल करना है। बिल्कुल आप सरलता के साथ ना लें इसको, नहीं तो फिर अन्यथा आप पास नहीं हो पाएंगे। बहुत सीटें चाहे कम हैं, लेकिन पद बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार पद हासिल हो गया तो कहते हैं उसके लिए संघर्ष कितना भी हो जाए तो कोई मायने नहीं करता। तो आप संघर्ष करना, मैं संघर्ष में आपके साथ हूं और निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आप इतना पढ़ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। बस आप हमारे साथ जुड़ जाएं और वो ना देखें कि कोई 200 रुपए में दे रहा है, 300 रुपए में। जैसा घी डालेंगे, गुड़ डालेंगे, उतना ही मीठा होता है साथियों। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं तो मेहनत का मतलब है उतनी क्लास भी आपको आपके सामने रहेंगी। ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अग्निशमन संपत्ति में सम्मिलित नहीं है। अग्निशमन तो आप जानते हैं, अग्नि को बुझाने संबंधी जो संपत्ति है वो। दमकल केंद्र की भूमि और भवन ये बिल्कुल सम्मिलित है। दमकल इंजन उपकरण सम्मिलित है। अग्निशमन मोटरयान सम्मिलित है। बारूद फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि अग्निशमन का मतलब अग्नि बुझाने से ही है। तो बारूद फैक्ट्री तो वास्तव में वैसे भी केंद्र सरकार के अंडर में आती है, आपने देखा है। तो ये कहां से नगर पालिका के अंडर में आएगी? तो ये डी आंसर इसका बैठ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे साथियों, अगला ध्यान रखना है, बासा से तात्पर्य है। बासा क्या है, बासा किसे कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मान के चलो इनमें से एक क्वेश्चन आना ही है। पहले अध्याय में से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये अध्याय तो कम से कम अच्छे से करना है। बासा से तात्पर्य है स्थायी निवास क्षेत्र से, अपशिष्ट खाद्य सामग्री से, तीर्थ यात्रियों और यात्रियों की वास सुविधा से, परिसंकट में अपशिष्ट से। अब परिसंकट में अपशिष्ट तो आपको जानते हैं कि पर्यावरण केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986 के तहत शब्द का प्रयोग करते हैं। गहनोत्पाद में जो है कि उसमें रसोई का कचरा, अस्तबल का कचरा लेते हैं। कूड़ा करकट में जो बजरी वगैरह है, ईंट है,
कंकड़ है, कांच है, वो लेते हैं। तो इसका मतलब तीर्थ यात्रियों की वास सुविधा से है। तो ये ध्यान रखना, बासा का मतलब क्या है? तीर्थ यात्रियों और यात्रियों की वास सुविधा, जहाँ पर विश्राम वगैरह करते हैं, तो उस सुविधा को हम क्या कहते हैं? बासा। उस भवन का या भवन का कोई भाग का हिस्सा क्या कहलाता है? बासा। तो ये आप ध्यान रखना है। तो आप ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ध्यान रखना है। परिसंकट में अपशिष्ट भी मैंने बता दिया है यहाँ पर। परिसंकट में अपशिष्ट क्या है, इसकी परिभाषा दे रखी है केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986 के तहत। और ग्रहणोत्पाद पदार्थ में मैंने बता दिया कि उसमें बेसिकली रसोई का कचरा और साथ में अस्तबल का कचरा, गोबर आदि शामिल होता है, मल नहीं। मल में तो शौचालय मूत्रालय आते हैं। अब निम्न में से सुमेलित नहीं है। कार्यपालक समिति धारा 55, अग्निशमन दल धारा 256, नगर पालिका लेखा निर्देशिका धारा 91 और दमकल केंद्र धारा 51। तो इसमें आंसर आपका 17 में बैठ जाएगा डी। दमकल केंद्र की इसमें चर्चा नहीं है। तो ये तो 256 से संबंधित है, तो ये यहाँ पर कहाँ से आएगा? तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 वाला डी आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ सेक्शन भी आपको याद करने होंगे, क्योंकि जब आप ईओआरओ के रूप में पद धारण करेंगे तब भी आपको लिखना पड़ेगा। तो साथियों, अभी से अपने आप को ईआरओ मान लो और इस अधिनियम को पढ़ लो। तो मेरा मानना है कि आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन आप इसकी तैयारी में संलग्न हो जाइए, मेहनत कर लीजिए और आपको ये सफलता मिल जाएगी। बस आप मेरे साथ चलते चलिए, आपको ज्यादा वो नहीं करना है। नगर पालिका निधि संबंधित है धारा 79 से, धारा 55 से, धारा 91 से, धारा 87 से। अब जल्दी से बताइए 18 का क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें निधि जो है, फंड है, कोष है, वो धारा 79 से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सेक्शन आ जाए शब्द तो भी डरना नहीं है। तो इसका आंसर ही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ए। तो अगला जो क्वेश्चन है आप वो भी करेंगे मेरे दोस्तों। न्यूसेंस का तात्पर्य क्या है? वास्तव में नगरपालिका अध्याय अधिनियम 2009 के अध्याय फर्स्ट में न्यूसेंस का अर्थ बता रखा है। तो क्या अर्थ बता रखा है, तो वो देखते हैं। कोई भी ऐसा कार्य, लोप स्थानीय वस्तु जो दृष्टि, घ्राण या श्रवण के हानिकारक हो, वो न्यूसेंस में आता है। जैसे डेस्क चलाएंगे, आप कोई गंदगी फैलाएंगे, उससे बदबू हो जाए, तो सब न्यूसेंस में है। तो वास्तव में इसका आंसर ए ही बैठेगा। उत्तेजक कारक, विस्फोटक कारक, उपयुक्त में से कोई नहीं वाला विकल्प नहीं बैठेगा। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है, और ये आपके जब आप ईआरओ बन जाएंगे तो आपके लिए काम भी आएगा कि आप किस पर कार्रवाई करनी है, न्यूसेंस है या नहीं है, ये जानने में भी आपको उपयोगी सिद्ध होगा। तो न्यूसेंस का मतलब भी आपको पता रहना चाहिए। आगे चलते हैं साथियों। घृणोत्पादक पदार्थ में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें रसोई का कचरा, अस्तबल का कचरा, गोबर तो सम्मिलित है। मानव मल तो में तो बेसिकली मल का भाग है मानव मल। तो इसमें शौचालय मूत्रालय सम्मिलित होते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा डी, नहीं है। यहाँ नहीं है, पहले ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कूड़ा करकट में क्या लेते हैं? कूड़ा करकट में इसमें बजरी, ईंट, पत्थर, कांच के टुकड़े, ये कूड़ा करकट में आ जाएगा। अब ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखने हैं कि किस में क्या, शब्दावली में क्या लिया जाता है। क्योंकि जब आप अधिकारी बनेंगे तो कहेगा घृणोत्पादक पदार्थ है या कूड़ा करकट है या मानव मल है, तो या क्या है भाई, वो आपको पता रहना चाहिए। या जीव चिकित्सा अपशिष्ट है, तो क्या है, तो आपको जानने के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, ये आपको शब्दावलियां वैसे भी याद रहनी चाहिए। अब हम अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। राज्य वित्त आयोग से संबंधित जो है अनुच्छेद है 243 आई वाई, अनुच्छेद 243 के ए बी दोनों। तो इसका आंसर क्या बैठेगा, कुछ सोच के आप बता सकते हैं, और नहीं तो लास्ट में हम बताएंगे साथियों। तो इसका आंसर है डी। तो आंसर डी है। अनेक बच्चे सही बता भी रहे हैं, तो डी आंसर है। तो साथियों, मैंने आज बस हल्का सा टेस्ट श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब कंटिन्यूटी के साथ आपको ये टेस्ट मिलते जाएंगे हर अध्याय वाइज, और आप बस जुड़े रहें और अच्छे से हल करते रहें। मैं पहले डिटेलिंग वाली वीडियो डाल रखी है, उसके बाद टेस्ट की भी वीडियो डलेंगी इस प्रकार से। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारी ऐप एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन को तुरंत डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ जाएं, और आप नए वर्ष में इस प्रकार से कार्य करें ताकि नया वर्ष 2023 जो आए वो आपको सफलता
दिलाए। तो सफलता भी इस प्रकार की हो जो आपका समाज में नाम रोशन कर दे। तो मेरी तो ईश्वर से दुआ है कि नव वर्ष में आपको सफलता और खुशियों के द्वार खुल जाएँ। मैं तो इतनी ईश्वर से आपके लिए कामना करता हूँ मेरे दोस्तों। और साथियों, मैं चाहता भी हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। इसी के साथ इस वीडियो से मैं विदाई चाहूँगा मेरे दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद, जय भारत।